नमस्कार। एनसीईआरटी गुरुजी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। यह है क्लास 8 की साइंस की नई किताब क्यूरियोसिटी का चैप्टर 1 एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। एक्सप्लोर का मतलब होता है पता लगाना या फिर खोजना और इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। तो साइंस की एक ऐसी दुनिया है जिसे हम एक्सप्लोर करेंगे, उसके बारे में हम और पता लगाएंगे और उस पे और खोजबीन करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे कि साइंस की दुनिया में चीजें चलती कैसे हैं। पहला सेक्शन है प्रोब एंड पॉन्डर। प्रोब का मतलब होता है जांच करना और पॉन्डर का मतलब है विचार करना। जांचिए और विचार कीजिए। आइए पढ़ते हैं इस सेक्शन को। डियर यंग साइंटिस्ट्स, प्यारे युवा वैज्ञानिकों, आप सभी को एड्रेस किया जा रहा है। आप सभी जो छोटे छोटे वैज्ञानिक हैं और टू बी वैज्ञानिक हैं, टू बी साइंटिस्ट्स हैं, उन सभी का स्वागत किया जा रहा है। वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत है। ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ ईच चैप्टर यू विल फाइंड अ सेट ऑफ क्वेश्चंस। इस साइंस की बुक में हर चैप्टर के पहले पेज पे आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। दीज आर नॉट मीन्ट फॉर एनी एग्जाम। ये क्वेश्चंस किसी एग्जाम में पूछे जाने के लिए नहीं हैं, बल्कि दे आर यूनिक इन्विटेशंस टू स्पार्क योर क्यूरियोसिटी टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ साइंस। ये क्वेश्चंस किसी एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, बल्कि ये आपके लिए एक निमंत्रण है, एक इनविटेशन है कि आप अपनी क्यूरियोसिटी को जगाएं और साइंस की इस वंडरफुल दुनिया को एक्सप्लोर करें। आप अपनी जिज्ञासा को जगाएं और साइंस की इस दुनिया को एक्सप्लोर करें। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है कि वाई इज वन साइड ऑफ अ पूरी थिनर देन द अदर। ये पूरी जो यहाँ येलो में हाईलाइटेड है, ये वही हलवे पूरी वाली पूरी है जो हम अपने घरों में खाते हैं। अगर आपने नोटिस किया होगा तो गोल जो फूली हुई पूरी होती है, उसका जो ऊपर वाला लेयर होता है वो बहुत पतला होता है और नीचे वाला लेयर ऊपर वाले लेयर से थोड़ा मोटा रहता है। क्वेश्चन है कि पूरी का एक लेयर पतला और दूसरा लेयर मोटा क्यों रहता है? अब ये एक साइंटिफिक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे तो आप में और जिज्ञासा जगेगी चीजों को समझने की, साइंस को और एक्सप्लोर करने की। आइए अब आगे देखते हैं। देयर आर मोर ग्रेन्स ऑफ सैंड ऑन ऑल द बीचेस एंड डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड और मोर स्टार्स इन आवर गैलेक्सी। अगर आपने रात में आसमान को देखा हो तो उसमें बहुत सारे तारे होते हैं। उन तारों को हम गिन नहीं पाते। कहते हैं कि आसमान में अनगिनत तारे हैं, अनलिमिटेड नंबर ऑफ स्टार्स हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या सभी सैंड के ग्रेन्स जो कि सारे बीचेस पे मिलते हैं, समुंदर के किनारे जो बालू के कण हैं, जो बालू के ग्रेन्स हैं, और जो हमारे डेजर्ट्स में जो मरुभूमि है, जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होते और केवल सैंड होता है, जैसे कि सहारा डेजर्ट, गोबी डेजर्ट, तो इन डेजर्ट्स में सारे सैंड के पार्टिकल्स और बीचेस में जो सैंड के पार्टिकल्स हैं, ये सभी मिलाकर ज्यादा हैं या फिर हमारे गैलेक्सी में जो स्टार्स हैं, जो नंबर ऑफ स्टार्स हैं, वो ज्यादा है? इन दोनों में से ज्यादा संख्या किनकी है? अब अगर आप विचार कीजिए तो ना तो हम डेजर्ट में कितने सैंड के पार्टिकल्स हैं ये गिन सकते हैं, और ना ही हमारे गैलेक्सी में कितने स्टार्स हैं ये ही हम पॉसिबली गिन सकते हैं। इनको गिनना लगभग नामुमकिन है, लेकिन एक बार को सोचा जा सकता है कि इन दोनों में से किनका नंबर ज्यादा है, संख्या में कौन से ज्यादा हैं, सैंड के पार्टिकल ज्यादा हैं कि गैलेक्सी में स्टार ज्यादा हैं? सवाल तो बनता ही है। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस जो आपकी क्यूरियोसिटी को जगाएं, हर चैप्टर की शुरुआत में आपसे पूछे जाएंगे। ये किसी एग्जाम में आने को नहीं है, ये आपकी क्यूरियोसिटी को जगाने के लिए है। आइए अब आगे देखते हैं। राइट फ्रॉम ग्रेड 6 वी हैव ऑब्जर्व्ड द इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। हमने क्लास 6 से ही ऑब्जर्व किया है कि हमारे चारों तरफ प्लांट और एनिमल की बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है, विविधता है, डिफरेंसेस हैं। हमारे चारों तरफ तरह तरह के प्लांट हैं और तरह तरह के एनिमल्स हैं। ये हमने क्लास 6 से ही ऑब्जर्व किया है। फ्रॉम द डिफरेंट शेप्स ऑफ लीव्स टू मेनी काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स।
वाई हैज नेचर क्रिएटेड सच अ वास्ट वैरायटी? अगर आप अलग अलग तरह के पेड़ों को ऑब्जर्व करेंगे तो उनके पत्ते भी अलग अलग शेप में होते हैं, अलग अलग तरह के उनके पत्ते होते हैं, उनके पत्तों का शेप डिफरेंट डिफरेंट होता है। उसी तरह अगर हम केवल एनिमल्स में इंसेक्ट्स की ही बात करें, केवल कीड़ों की बात करें, तो उनकी ही वैरायटी बहुत ज्यादा है। एक ग्रासोपर है, एक बी है, फिर उसमें हनी बी है। तो इनमें इतनी वैरायटी क्यों है? और जो नेचर है, जो हमारी प्रकृति है, जो हमारे चारों तरफ फैली हुई है, जिसने हमें चारों तरफ से घेर रखा है, ये जो एयर है, जिसमें हम स्टैंड करते हैं, सिट करते हैं, और हमारी जो सराउंडिंग है, इसे ही तो नेचर कहते हैं। तो ये जो नेचर है, ये जो प्रकृति है, इसने इतनी डिफरेंट वैरायटी की चीजें क्यों बनाई है? हमारे नेचर में इतने डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीजें क्यों एग्जिस्ट करती हैं? ये भी एक पोटेंशियल क्वेश्चन है आप में क्यूरियोसिटी जगाने का, कि आप सोचिए कि इतनी सारे तरह के पेड़, इतने सारे तरह के एनिमल्स आए कहाँ से? क्यों एग्जिस्ट करते हैं? कैसे बने? कहाँ से शुरुआत हुई? और यहाँ तक कैसे पहुंच गए? इससे आप में और जानने की जिज्ञासा जगेगी और आप साइंस को एक्सप्लोर कर पाएंगे। इज देयर सच अ क्वेश्चन दैट मेक्स यू क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड? क्या आपका भी कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको इस दुनिया के बारे में पूछना है, जो आपको एक्साइट करता हो, जो आपको क्यूरियस बनाता हो इस दुनिया के बारे में? फॉर एग्जाम्पल, सन से हीट क्यों आती है? चांद उजला क्यों दिखाई देता है, लाल क्यों नहीं दिखाई देता? स्काई ब्लू क्यों है? और भी ऐसे बहुत सारे सवाल हो सकते हैं आपके मन में। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप उसे यहाँ इस खाली स्थान में लिख सकते हैं। पेंसिल से लिखिएगा ताकि आप इसे मिटा सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा फर्स्ट पेज है। आवर जर्नी विथ क्यूरियोसिटी इनटू द वर्ल्ड ऑफ साइंस कंटिन्यूज इन ग्रेड 8। इससे पहले के ग्रेड्स में भी, इससे पहले के क्लासेस में भी हम साइंस को एक्सप्लोर कर रहे थे, और वही एक्सप्लोर करने वाली हमारी जर्नी यहाँ पे कंटिन्यू होगी विथ एडेड क्यूरियोसिटी, जिससे हमारी जिज्ञासा और जागेगी। We hope you bring along the spirit of adventure and exploration that has guided us so far. उम्मीद है कि आप अपने खोजने का और एक्सप्लोर करने का और एडवेंचर का स्पिरिट, एक्सप्लोर करने की भावना, एक्सप्लोर करने का जज्बा अपने साथ लेकर आएंगे, जिसके सहारे हम यहाँ तक पहुंचे हैं। हम जिस तरह से खोजते, ढूंढते, सीखते और समझते आए हैं, उसी तरह हम यहाँ भी समझेंगे, और ये एक एडवेंचरस जर्नी होगी और हम इसी के साथ कंटिन्यू करेंगे। इसे मैं थोड़ा ज़ूम कर देता हूँ ताकि आप बेहतर देख पाएँ। इन ग्रेड 6 वी डिस्कवर्ड हाउ साइंस बिगिंस विथ वंडर, विथ सिंपल व्हाई एंड हाउ। क्लास 6 में हमने डिस्कवर किया था कि साइंस कैसे शुरुआत होती है, साइंस की, साइंस कैसे बिगिन होता है। तो साइंस की शुरुआत होती है वंडर से, आश्चर्य से। हमें कोई चीज़ जब समझ नहीं आती तो हम सवाल पूछते हैं कि हवा बह रही है तो हवा क्यों बह रही है? ये एक आर्बिट्ररी क्वेश्चन है। आपका सवाल हो सकता है, जब आंधी आती है तो ये आंधी क्यों आई? कहाँ से आई? कैसे शुरुआत हुई इसकी? ये आपका सवाल हो सकता है। तो साइंस केवल एक आश्चर्य से, एक वंडर से शुरू होता है, और उस वंडर से हमारे क्वेश्चंस निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि हवा क्यों बह रही है, तो ये क्यों आपका वही है कि वही इज एयर ब्लोइंग। और अगर हवा बह रही है तो कैसे बह रही है? पहला सवाल क्यों, और दूसरा सवाल कैसे। तो साइंस की शुरुआत सबसे पहले आश्चर्य, और आश्चर्य के कारण जन्म हुए क्यों और कैसे से साइंस की शुरुआत होती है। गौर कीजिए, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए बहुत छोटा सा, कि हाउ डज साइंस बिगिंस, वेयर डज साइंस स्टार्ट्स फ्रॉम। तो आप लिखेंगे कि साइंस स्टार्ट्स विथ अ वंडर, and with wonder comes a why and a how, and with these two questions the science begins। ठीक है, questions about the world around us। और ये जो क्वेश्चंस हम पूछते हैं, ये चूंकि वंडर से शुरू होते हैं, ये एक आश्चर्य से शुरू होते हैं, तो जब तक हमारे सामने कोई फेनोमेना होगा नहीं, कोई चीज ऐसी घटेगी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको हवा के बहने का एग्जाम्पल दिया, तो मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने फील किया कि हवा बहुत तेज बह रही है। तो ये जो वंडर है हमेशा ऑब्जर्वेशन से शुरू होता है। हमें कोई चीज महसूस होती है। फॉर एग्जाम्पल, आग जल रही है, आग में मैंने हाथ लगा दिया, मेरी उंगली जल गई, तो
ये मेरे सामने एक फेनोमेना हुआ। ये मेरा ऑब्जर्वेशन था कि आग में हाथ डाला तो मेरी उँगली जल गई। अब मैं ये पूछूँगा कि आग में हाथ डालने से उँगली जल क्यों जाती है? तो ये ऑब्जर्वेशन है और ऑब्जर्वेशन से एक क्यों निकला, एक व्हाई निकला और आग में उँगली डालने से हाथ जल जाती है, तो एक्चुअली जलती कैसे है? पहला सवाल है कि जलती क्यों है? तो क्यों का जवाब आप दे सकते हैं कि ठीक है, चूँकि जो फायर है वो हॉट है इसलिए आपने उँगली डाली, आपकी उँगली जल गई। नाउ उँगली जली कैसे, है ना? तो एक क्यों और दूसरा कैसे, इसी से साइंस की शुरुआत होती है। और ये जो भी क्यों, कैसे और जो भी वंडर या ऑब्जर्वेशन है, ये हमेशा हमारे वर्ल्ड के बारे में ही होता है। हम अपनी दुनिया में, अपने आस-पास जो कुछ भी देखते हैं, उसी के बारे में सवाल पूछते हैं और उन्हीं सवालों से, उन्हीं वंडर से, उन्हीं ऑब्जर्वेशन से और व्हाई और हाउ से इस साइंस की शुरुआत होती है। आइए अब आगे देखें। In grade 7, we learned that science is always evolving. क्लास 7 में हमने पढ़ा कि साइंस हमेशा इवॉल्व कर रहा है, हमेशा आगे की तरफ प्रोग्रेस कर रहा है। उसमें नई-नई चीजें खोजी जा रही हैं, नए-नए इन्वेंशंस हो रहे हैं, नई-नई डिस्कवरीज हो रही हैं। That each answer opens new question and how our ideas can slowly change as we explore deeper. जब नया कुछ खोज होता है या फिर एक वंडर का, एक ऑब्जर्वेशन का जब व्हाई और हाउ का आंसर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल उंगली के जलने का अगर आपको आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाए तो वो आंसर नए क्वेश्चंस को जन्म देता है। आपको जो भी आंसर दिया जाएगा, मैंने कहा कि आग गर्म होती है, आपने उंगली आग में डाली, आपकी उंगली जल गई। नाउ अगला सवाल है कि आग गर्म क्यों होती है? आग ठंडी क्यों नहीं होती? अगेन एक वैलिड क्वेश्चन है, राइट? तो क्वेश्चन के आंसर से नए क्वेश्चन बनते हैं। यही आपको यहाँ कहा गया है कि ईच आंसर ओपन्स न्यू क्वेश्चन। हर आंसर, हर जवाब जो मैं आपको दूँगा, उससे नए क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। और हमारी जो आज अवधारणा है, हम जो आज सोचते हैं, वो हमारे ज्ञान से, हमारे नॉलेज से बदल सकता है। हम जैसे-जैसे एक्सप्लोर करते जाएँगे, हमारा नज़रिया बदलता जाएगा, हमारे सोचने का ढंग बदलेगा। पहले लोग सोचते थे कि दुनिया, जो हमारी पृथ्वी है, वो सर्कल के फॉर्म में है, एक प्योर स्फीयर है। लेकिन जैसे-जैसे हमने और ढूँढा, सोचा, समझा, लोग स्पेस तक पहुँचे, वहाँ जाकर जब अर्थ को देखा, तब उनके ऑब्जर्वेशन से, उनके एडिशनल नॉलेज से हम ये समझ पाए कि अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है बल्कि चपटी है। तो जैसे-जैसे आप और एक्सप्लोर करेंगे, आपका नॉलेज और डीप होता जाएगा, आपके आइडियाज़, आपकी सोच बदलते जाएँगे और यही साइंस है, यही साइंस का इवॉल्व होना भी है और हम इसे वेलकम करते हैं। नाउ इन ग्रेड 8 वी टेक द नेक्स्ट स्टेप एंटरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। इस क्लास 8 में हम अगला कदम लेंगे, हम नेक्स्ट स्टेप लेंगे, जिसमें हम साइंस के इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड में एंटर करेंगे। साइंस की दुनिया में कैसे खोजबीन की जाए, कैसे नई चीजें इन्वेस्टिगेट की जाएं, कैसे नया कुछ डिस्कवर किया जाए, कैसे कुछ इन्वेंट किया जाए। हम ऐसी वाली दुनिया में एंटर करेंगे वेयर वंडर एंड एवोल्यूशन कम टुगेदर टू फॉर्म द हार्ट ऑफ हाउ साइंस वर्क्स। और इस साइंस की इन्वेस्टिगेटिव दुनिया में जो वंडर है आपका, जो आश्चर्य है और आश्चर्य से निकला जो सवाल और सवालों के जवाब, उन जवाब से आया आपका नॉलेज और इसका एवोल्यूशन, इसका ग्रेजुअल इंक्रीज होना जब साथ में आते हैं, तो यही कोर है, यही साइंस का हार्ट है, यही साइंस का दिल है। आपका नॉलेज, नॉलेज का इवॉल्व होना, ये नॉलेज वंडर से शुरू होता है, ऑब्जर्वेशन से शुरू होता है। पहला ऑब्जर्वेशन, फिर वंडर, वंडर के बाद क्वेश्चंस और फिर उनके आंसर्स और इन आंसर्स का नॉलेज में कन्वर्ट होना, आपकी जानकारी बनना और इस जानकारी का, इस नॉलेज का इवॉल्व होना, धीरे-धीरे बढ़ना, ये सब मिलकर साइंस के हार्ट को बनाते हैं, साइंस का दिल बनाते हैं, साइंस का कोर बनाते हैं। ठीक है? आइए अब आगे देखें। वी डोंट वांट यू टू जस्ट लर्न न्यू फैक्ट्स, वी वांट यू टू लर्न हाउ टू फाइंड न्यू फैक्ट्स। एनसीईआरटी कहती है कि हम केवल आपको नए फैक्ट्स नहीं सिखाना चाहते, हम चाहते हैं कि आप ये सीखें कि नए फैक्ट्स फाइंड कैसे किया जाए।
नए फैक्ट्स को खोजा कैसे जाए। फैक्ट्स जस्ट जानकारियां हैं, जस्ट नॉलेज हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम जानते हैं कि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। ये एक फैक्ट है, ये एक जानकारी है। तो बुक में कहा गया है कि हम केवल ये नहीं चाहते कि आप जानकारियां इकट्ठा करें। हम केवल ये नहीं चाहते कि आप केवल फैक्ट्स को सीख लें, याद कर लें। हम ये चाहते हैं कि आप उन तरीकों को सीखें जिनसे ये फैक्ट्स जाने जाते हैं। कैसे इन नए फैक्ट्स को फाइंड आउट किया जाता है, आपको ये सिखाने की कोशिश है। इन्वेस्टिगेशन इन साइंस मीन्स मोर देन जस्ट लुकिंग एट समथिंग एंड आस्किंग ओनली सिंपल क्वेश्चंस। इन्वेस्टिगेशन साइंस में ये मतलब रखता है कि हम केवल चीजों को देखकर उन पे केवल साधारण सवाल ही नहीं पूछें, बल्कि नाउ यू कैन आस्क मोर फोकस्ड क्वेश्चंस and design ways to perhaps do simple experiments to answer those questions and then use your observation to improve your understanding. Now you can ask more focused questions. साइंस के इन्वेस्टिगेटिव मोड में केवल साधारण सवाल नहीं पूछे जाते, बल्कि फोकस्ड सवाल पूछे जाते हैं। मतलब सवाल का बहुत कोर पूछा जाता है, रूट कॉज पूछा जाता है, कारण क्या है इसका। एंड डिजाइन ways to perhaps do simple experiments to answer those questions. अभी अगर आपका कुछ ऑब्जर्वेशन है तो ऑब्वियस सी बात है आपके क्वेश्चंस होंगे। अभी पहली बात कि साधारण क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं, हमने बहुत फोकस्ड क्वेश्चन पूछने हैं, बहुत कोर क्वेश्चंस पूछने हैं। और न केवल क्वेश्चंस पूछने हैं, बल्कि ऐसे रास्ते ढूंढ निकालने हैं जिससे हम कुछ सिंपल एक्सपेरिमेंट्स कर पाएं, कुछ ऐसा टेस्ट कर पाएं, कुछ ऐसी चीजों को तोड़ मड़ोड़ कर देख पाएं और फिर अपने सवालों के जवाब दे पाएं। एंड डिजाइन ways to perhaps do simple experiments to answer those questions. और हमें न केवल फोकस्ड क्वेश्चन पूछने हैं, बल्कि हमें ऐसे तरीके डिजाइन करने हैं, हमें ऐसे ऐसे रास्ते डिजाइन करने हैं जिनसे हम सिंपल एक्सपेरिमेंट्स कर पाएं, छोटे छोटे टेस्ट्स कर पाएं और अपने सवालों के जवाब खुद ही दे पाएं। एंड देन यूज योर ऑब्जर्वेशन टू इम्प्रूव योर अंडरस्टैंडिंग। अभी जब हमें हमारे सवालों के जवाब मिलेंगे तो हमारी जो समझ है, हमारी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होगी, बढ़ेगी। स्टेप बाय स्टेप we will learn how to use questions as starting points to try to observe carefully, experiment thoughtfully, and explain clearly what we see. एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को एज अ स्टार्टिंग पॉइंट की तरह ट्रीट किया जा सकता है। हमारे जो सवाल होते हैं वो शुरुआत हैं हमारे ऑब्जर्वेशन का, हमारे एक्सपेरिमेंट का और हमारे एक्सप्लानेशन का भी। मैं इसे समझाता हूँ। आप जब सवाल पूछते हो, सवाल से केवल शुरुआत होती है, क्वेश्चन से शुरुआत होती है। क्वेश्चन पूछने के बाद आप एक्सपेरिमेंट्स कीजिए, उन एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स को ऑब्जर्व कीजिए, केयरफुली सावधानी से ऑब्जर्व कीजिए। आपको अगर और एक्सपेरिमेंट्स करने हो तो सोचिए और एडिशनल एक्सपेरिमेंट कीजिए। सोचकर, थॉटफुली, अच्छी तरह सोच विचार कर एक्सपेरिमेंट कीजिए। एंड देन जब आप एक्सपेरिमेंट बार बार करेंगे तो इससे आपका ऑब्जर्वेशन आपको एक्सप्लेनेशन तक लेके जाएगा। एक्सपेरिमेंट्स के आउटकम होंगे, जब आप कुछ टेस्ट करेंगे तो उसका रिजल्ट होगा। उस रिजल्ट को देख के आप अपने प्राइमरी क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे, उसे एक्सप्लेन कर पाएंगे कि आपने क्या देखा। In doing so, each of you won't just be learners but also investigators, young scientists exploring real world puzzles. जब ऐसा करेंगे आप, अपने आसपास की चीजों के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे, उससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और फिर अपने क्वेश्चन का आंसर खुद के ऑब्जर्वेशन से दे पाएंगे, खुद के क्वेश्चन के आंसर को दूसरों को एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो इस प्रोसेस में आप केवल सीखने वाले लर्नर नहीं रहेंगे, बल्कि आप इन्वेस्टिगेटर बन जाएंगे।
आप एक अन्वेषक बन जाएँगे, एक खोज करने वाले बन जाएँगे, आप यंग साइंटिस्ट्स कहे जाएँगे, आप युवा वैज्ञानिक कहे जाएँगे और ऐसा करने में आप रियल वर्ल्ड जो हमारी वास्तविक दुनिया है, उसके जो पज़ल्स हैं, उसको सॉल्व कर रहे होंगे, है ना? जो हमारे आस-पास ये इतने क्वेश्चन्स का भंडार है, इतने जो हमारे मन में डाउट्स हैं, जो पज़ल की तरह हैं, जिसे हम समझ नहीं पा रहे और सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप इन्वेस्टिगेटर्स की तरह सोचेंगे, यंग साइंटिस्ट्स की तरह सोचेंगे, तो आप इन रियल वर्ल्ड पज़ल्स को सॉल्व कर रहे होंगे। दीज मे रेंज फ्रॉम एवरीडे लाइफ और ये जो हमारे क्वेश्चन हैं ये हमारे रोजमर्रा के जीवन से शुरू हो सकते हैं स्टार्ट हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल दिया गया है कि वाई डज डो राइज गूंथे हुए आटे को डो कहते हैं कुछ देर तक अगर इस गूंथे हुए आटे को छोड़ दिया जाए तो ये फूलने लगता है ऊपर की तरफ उठता है तो सवाल है कि ऐसा क्यों होता है जो गूथा हुआ आटा है वो उठता क्यों है राइज क्यों होता है ये हमारे एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन है ऐसा हम रोज देखते हैं पर सवाल नहीं पूछते तो ये सवाल आप पूछ सकते हैं इसके आंसर को ढूंढने के लिए आप कुछ एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन कर सकते हैं और फिर उसे ऑब्जर्व करके उन एक्सपेरिमेंट्स में क्या हो रहा है उसके आउटकम को देखकर आप एक आंसर दे सकते हैं और ये रियल साइंटिस्ट वाली बात होगी और आप यंग इन्वेस्टिगेटर्स कहलाएंगे यंग साइंटिस्ट्स कहलाएंगे टू द बिगर मिस्ट्रीज ऑफ अर्थ एंड बियॉन्ड लाइक द वर्ल्ड गेटिंग वार्मर ये जो सवाल था कि डो जो गुथा हुआ आटा है वो उठता क्यों है राइज क्यों होता है ये तो हमारे एवरीडे लाइफ का सवाल था इसके परे भी इससे बड़े सवाल हैं इससे बड़ी मिस्ट्रीज हैं जैसे कि दुनिया गर्म क्यों हो रही है वाई वर्ल्ड इज गेटिंग वार्मर तो छोटे सवाल से शुरुआत कीजिए और फिर हम इससे बड़ी मिस्ट्रीज तक अर्थ की मिस्ट्रीज तक पहुंचेंगे और फिर बड़े सवालों के भी जवाब देंगे कि दुनिया गर्म क्यों हो रही है और इस तरह के और भी दूसरे सवाल एज यू टर्न ईच पेज ऑफ द बुक वी होप यू नोटिस द इंटरेस्टिंग डिजाइन ऑफ आर पेज नंबर्स वंस अगेन जैसे जैसे आप इस किताब का हर एक पन्ना पलटेंगे तो पेज नंबर का जो डिजाइन दिया हुआ है उसे आप ऑब्जर्व करेंगे जैसे कि आप देखिए पेज नंबर के नीचे रूट की फोटो बनाई हुई है ये किसी पेड़ का रूट लगता है किसी पेड़ की जड़ लगती है on the left hand pages at the bottom you will find image of root symbolizing the deep solid foundation of knowledge that keeps us connected to our environment ये जो रूट की फोटो यहाँ पे दी हुई है ये क्या सिंबलाइज करती है वो बताया गया है ये सिंबलाइज करता है डीप सॉलिड फाउंडेशन ऑफ नॉलेज हमारा गहरा ठोस नॉलेज का फाउंडेशन हमारे नॉलेज का बेस जो कि हमें कनेक्ट करता है हमारे इन्वायरमेंट से हमारे ट्रेडिशन से और हमारे कल्चर और नेचुरल हेरिटेज से हमारे आसपास के वातावरण से हमारे रीति रिवाजों से हमारे कल्चर से और हमारी नेचुरल हेरिटेज से हमारी जो प्राकृतिक विरासत है फॉर एग्जाम्पल ओल्ड मॉन्यूमेंट्स ये हमारा नेचुरल हेरिटेज है या फिर यहाँ पे उगने वाले कुछ विशेष तरह के पेड़ पौधे तो इन सभी चीजों से साइंस का जो सॉलिड फाउंडेशन है वो हमें कनेक्ट करके रखता है यही चीज यहाँ जो रूट की इमेज दिखाई गई है ये सिंबलाइज करता है ऑन द राइट हैंड पेजेस दाहिने तरफ के पेजेस पे जो टॉप कॉर्नर में इमेज बनी हुई है वहां पे यू विल फाइंड अ काइट सोरिंग इन द स्काई देखिए ये इमेज यहाँ पे ये पतंग है जो आकाश में उड़ रही है और ये क्या सिंबलाइज करती है रिमाइंडिंग अस दैट क्यूरियोसिटी मस्ट टेक फ्लाइट इफ वी आर टू एक्सप्लोर द अननोन अगर हमें अनजान को एक्सप्लोर करना है जो नहीं जाना गया है उसको जानना है तो हमें क्यूरियस होना पड़ेगा हमारी क्यूरियोसिटी की फ्लाइट जरूरी है हमारी जो क्यूरियोसिटी है हमारी जो जानने की इच्छा है जो जिज्ञासा है उसको ऊपर उठना पड़ेगा उसे उड़ान भरनी पड़ेगी तब हम वो जान पाएंगे जो आज अननोन है उसे एक्सप्लोर कर पाएंगे उसे और खोज ढूंढ पाएंगे जो आज अननोन है
Together, these two symbols, the root and the kite, invite you to stay grounded in the observations while allowing your ideas to soar towards new horizons. ये दोनों मिलकर एक जो रूट का सिंबल है और दूसरा जो काइट का सिंबल है, जो एक पतंग का सिंबल है और दूसरा जो जड़ का सिंबल है, ये दोनों मिलके हमें इनवाइट करते हैं कि हम ग्राउंडेड रहें, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो ग्राउंडेड रहे, हम कनेक्टेड रहें अपने इन्वायरमेंट से, अपने ट्रेडिशन से, अपने कल्चर और नेचुरल हेरिटेज से। अलोंग विथ इट हमारे जो आइडियाज हैं, हमारे जो सोच है, वो आकाश को छुएं काइट की तरह, और हमारी जो क्यूरियोसिटी है उसे हम नई फ्लाइट्स दें, नई उड़ान दें, ताकि हम अननोन को, जिसे हम नहीं जानते हैं, उसे एक्सप्लोर कर पाएं। Remember, investigation in science works best only when we balance the solid ground of careful observation with the freedom of creative thinking. साइंस का जो इन्वेस्टिगेशन है सबसे अच्छा तभी काम करता है जब हम अपने ऑब्जर्वेशन को, अपने केयरफुल ऑब्जर्वेशन को अपने क्रिएटिव थिंकिंग के साथ मिलाते हैं। जब केयरफुल ऑब्जर्वेशन, सावधानी से किया गया ऑब्जर्वेशन, सावधानी से किया गया निरीक्षण, और हमारे क्रिएटिव, हमारे नई सोच, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं, इन दोनों का जब बैलेंस होता है, हमारे नई चीजें सोचने की क्षमता और हमारे चीजों को ऑब्जर्व करने का तरीका, जब ये दोनों मिलते हैं, इन दोनों का बैलेंस होता है, तब साइंस में नया इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। हम नई चीजें ढूंढ पाते हैं, एक्सप्लोर कर पाते हैं, फाइंड कर पाते हैं। You will also notice some patterns in the lines at bottom of the page. पेज के नीचे भी आप कुछ इस तरह के लाइंस देखेंगे। There are some hidden scientific thoughts in these as well. इन लाइंस में भी कुछ साइंटिफिक थॉट है, कुछ साइंस के नजरिए से, कुछ साइंस के दृष्टिकोण से सोचा गया है और फिर इन लाइंस को बनाया गया है। बट डोंट वरी, दे आर मेनली टू मेक द पेज लिटिल लेस बोरिंग। लेकिन परेशान न होइए, ये पेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, लेस बोरिंग बनाने के लिए, कम उबाऊ बनाने के लिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसे इन कर्व्ड लाइंस को यहाँ रखा गया है। Let us now take a brief look at various stops on our journey this year and see where our curiosity, supported by strong roots and lifted by soaring ideas, might take us. आइए देखते हैं, एक छोटा सा एक ब्रीफ लुक देते हैं कि हम कहाँ कहाँ रुकेंगे अपने इस साइंस की एक्सप्लोरेशन जर्नी में। और ये जर्नी हमारी सपोर्टेड है स्ट्रॉन्ग रूट्स के द्वारा और आकाश में उड़ रही पतंगों की तरह सोर करती हुई, लहराती हुई हमारी क्रिएटिव थिंकिंग के द्वारा। तो ये जो हमारी क्रिएटिव थिंकिंग है और जो हमारे ग्राउंडेड ऑब्जर्वेशंस हैं, ये हमें कहाँ कहाँ लेकर जाएंगे इस साल, इस क्लास 8 में, आइए देखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। This year, our investigative adventure will take us on a journey from tiny microbes we can't see to planet-wide challenges we can't ignore. इस साल जो हमारा इन्वेस्टिगेटिव एडवेंचर है, जो हमारी इन्वेस्टिगेटिव जर्नी है, जो हम नई चीजें ढूंढने वाले हैं, वो कहाँ से शुरू होगी? तो वो छोटे माइक्रोब्स से शुरू होगी। ये माइक्रोब्स छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख पाते, इन्हें केवल माइक्रोस्कोप में ही देखा जा सकता है। तो हमारी जो जर्नी है उन माइक्रोब्स से, उन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से शुरू होगी, और हमारे पूरे प्लैनेट पे, हमारी धरती पे कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं, ऐसे बड़े चैलेंजेस जो प्लैनेट वाइड हैं, पूरी धरती के लिए जो चैलेंज है, जो खतरा है, जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, उन चैलेंजेस तक जाएगी। तो सोचिए कि एक छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से शुरू करके हम पूरे प्लैनेट के चैलेंज के बारे तक सोचने वाले हैं। तो ऐसी रहने वाली है हमारी ये जर्नी, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वी विल स्टार्ट बाय एग्जामिनिंग समथिंग एज स्मॉल एज अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर। हम शुरू करेंगे एग्जामिन करना पानी के एक छोटे बूंद को,
एंड अनकवर अ हिडन वर्ल्ड ऑफ टाइनी ऑर्गेनिजम्स। और उस पानी के छोटे बूंद में हम पाएंगे कि उस एक बूंद में बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, और उनकी पानी के ड्रॉप में अनसीन बट डीपली लिंक्ड टू अस। इन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को हम नहीं देखते, जो कि हमने एक पानी के ड्रॉप में ऑब्जर्व किया, उस माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म की दुनिया को हम अपनी आंखों से नहीं देखते। पानी हमें साफ ही दिखाई देता है, लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि पानी, एक जो ड्रॉप ऑफ वाटर है या पानी जो हम पीते हैं, वो हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। पानी हम रोज पीते हैं। तो वो जो माइक्रोस्कोपिक छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, वो जब हमारी शरीर के अंदर जाते हैं, तो वो कैसा प्रभाव डालेंगे, क्या अच्छे या क्या बुरे प्रभाव डालेंगे। हालांकि हम उन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को नहीं देख पाते, लेकिन उनका इफेक्ट है हमारे जीवन पे, हमारे लाइफ पे। वो हमसे डीपली लिंक्ड हैं, बहुत जोर से, बहुत डीपली कनेक्टेड हैं हमसे। इन चीजों को हम ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे। सम ऑफ दीज आर इनविजिबल हेल्पर्स। कुछ ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं माइक्रोस्कोपिक, ये छुपे हुए हेल्पर्स हैं, ये हमारी मदद करते हैं। दैट हेल्प अस डाइजेस्ट आवर फूड और प्रोड्यूस मेडिसिन। ये छोटे इनविजिबल हेल्पर्स हमारे खाने को पचने में हेल्प करते हैं, हमारे फूड को डाइजेस्ट होने में हेल्प करते हैं। इनसे दवाइयां भी बनाई जाती हैं, while others can be harmful causing infections। और हर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हेल्पर ही नहीं होता, कुछ हार्मफुल भी होते हैं, कुछ हानिकारक भी होते हैं, जो हमें इन्फेक्शन करा देते हैं। जैसे कि हमें लूज मोशन हो जाता है, हमारा रनी नोज हो जाता है ना। तो ये कुछ इन्फेक्शन के एग्जाम्पल हैं। तो इन्हीं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के हार्मफुल इफेक्ट के कारण, बुरे इफेक्ट के कारण ऐसा कुछ होता है। तो हम इसे ही ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे और समझेंगे। आइए आगे देखते हैं। बट व्हाट डज आवर बॉडी नीड टू स्टे हेल्दी। अब देखिए, यहाँ पे बहुत नाइव सा सवाल है, बहुत प्यारा सा सवाल है कि हमें स्वस्थ रहने के लिए, हमें हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या चाहिए रहता है। हमारा शरीर क्या चाहता है स्वस्थ रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए हमारे शरीर को क्या चाहिए। हाउ डू वी फाइट दीज इन्फेक्शंस। हमारे शरीर में ये जो इन्फेक्शन हो जाते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया के द्वारा, इन्हें हम कैसे फाइट करें, इनसे हम कैसे लड़ें। वी विल फाइंड आउट हाउ न्यूट्रिशियस फूड, एक्सरसाइज, मेडिसिन एंड वैक्सीन्स हेल्प अस स्टे हेल्दी एंड फाइट इन्फेक्शंस। हम जानेंगे कि कैसे न्यूट्रिशियस फूड, हेल्दी फूड, न्यूट्रिशन वाला फूड, और एक्सरसाइज जो हम डेली वर्कआउट करते हैं, और वैक्सीन्स, टीकाएं, जो वैक्सीन हमें लगता है, वो वैक्सीन कैसे हमें हेल्दी रहने में मदद करता है। और कैसे इन मेडिसिन और वैक्सीन्स की मदद से, और न्यूट्रिशियस फूड और एक्सरसाइज की मदद से हम इन इन्फेक्शंस से लड़ पाते हैं। हमारा बॉडी इन इन्फेक्शन कॉजिंग बैक्टीरिया से फाइट कर पाता है, और हम कैसे जीत जाते हैं, कैसे हेल्दी रहते हैं। बट दैट्स जस्ट द बिगनिंग। लेकिन यह केवल शुरुआत है। In today's world, science does play a major role in improving our lives। लेकिन हमारे आज की दुनिया में साइंस का बहुत बड़ा योगदान है, हमारे जीवन को, हमारे लाइव्स को इम्प्रूव करने में, बेहतर बनाने में साइंस काफी योगदान देता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी यूज इलेक्ट्रिक करंट इन मेनी वेज टू हेल्प मेक आवर लाइव्स इजियर। अब आप सोचिए कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों तक आती है, जो बिजली हमारे घरों तक आती है, सोचिए इसके कितने सारे उपयोग हैं, और ये कैसे हमारे जीवन को आसान बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, हमें गर्मी लग रही है, हमने पंखा चला दिया, अभी अच्छा फील हो रहा है, अब उतनी गर्मी नहीं लग रही, अब हम कंफर्टेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठंड लग रही है, तो हीटर चला दिया, अब उतनी ठंड नहीं लग रही, अब हम कंफर्टेबल हैं। तो ये सभी जो सुविधा के उपकरण हैं, ये सभी जो डिवाइसेस हैं, जो हम अपने घरों में यूज करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, ये सभी साइंस की हेल्प से ही तो बनाए जाते हैं, है ना। एग्जाम्पल के लिए बुक में दिया है कि वी डिपेंड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू कीप अस वार्म। हम खुद को
गर्म रखने के लिए हीटर चलाते हैं और हीटर में एक प्रिंसिपल यूज होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तारों में जब बिजली दौड़ती है तो वहां पे गर्मी पैदा होती है। इस एक ऑब्जर्वेशन का यूज किया जा रहा है हीटर्स में, जो कि हमें ठंडी के दिनों में गर्म रखता है। while the magnetic effect helps motor run and machines function। इलेक्ट्रिक करंट का एक मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। इसे बहुत डीप में जानने की जरूरत नहीं है, बट ये जानिए कि वायर्स में जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो वो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। एक मैग्नेट की तरह काम करता है वो, जिसकी मदद से हमारे मोटर्स घूम पाते हैं। तो वहां भी एक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन का यूज किया जा रहा है और हम अपने लाइफ्स को ईजी बना रहे हैं, हम अपने जीवन को आसान बना रहे हैं। These phenomena depend on fundamental forces। और ये जो भी फेनोमेना है, फॉर एग्जाम्पल मोटर्स का घूमना, हीटर्स का गर्म होना, ये सभी फेनोमेना फंडामेंटल फोर्सेस पे डिपेंड करते हैं। ये फंडामेंटल फोर्सेस क्या हैं, इसे नीचे देखेंगे। सो आफ्टर वॉचिंग इलेक्ट्रिसिटी डू वर्क, वी मूव ऑन टू स्टडी दीज फोर्सेस। दीज फोर्सेस मतलब फंडामेंटल फोर्सेस। इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट को देखने के बाद हम आगे बढ़कर इन फंडामेंटल फोर्सेस को समझते हैं। ये हैं क्या? स्टार्टिंग विथ दोज दैट मेक ऑब्जेक्ट्स स्पीड अप। ये फोर्सेस वो हैं, अगर शुरुआत के लिए देखें तो एक ऐसा फोर्स जो चीजों को स्पीड देता हो। फॉर एग्जाम्पल पंखे का तेजी से घूमना। तो ये जो घूमने की प्रक्रिया है, ये जो स्पीड में आने की प्रक्रिया है, ये एक तरह का फोर्स है। चीजों का स्लो डाउन करना, जैसे गाड़ी में ब्रेक लगती है, तो ब्रेक लगना एक फंडामेंटल तरह का फोर्स है, रिटार्डिंग फोर्स है जो हमें रोकता है। एक फोर्स है जो हमें स्पीड देता है, एक फोर्स है जो हमें रोकता है, एक फोर्स है जो हमारे डायरेक्शन को चेंज कर देता है ना? तो ये सभी फंडामेंटल फोर्सेस हैं, बेसिक तरह के फोर्सेस हैं। फोर्स की अगर बात करूं तो ये वो बल है जो लगता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक गाड़ी चला रहा हूं, तो अगर मैं एक्सेलरेटर दूंगा तो गाड़ी आगे जाएगी, ब्रेक लगाऊंगा तो गाड़ी रुक जाएगी। लेकिन वास्तव में गाड़ी ने जो स्पीड पकड़ी, गाड़ी जो आगे की तरफ पुश हो रहा है, वो एक पुशिंग फोर्स है, एक फंडामेंटल फोर्स है। गाड़ी जो रुक रही है वो एक फंडामेंटल फोर्स है। गाड़ी ने अगर डायरेक्शन चेंज किया है तो उस पे एक स्पेसिफिक तरह का फंडामेंटल फोर्स लगा है, तब उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया है। तो ये जितने भी फेनोमेना हमारे आसपास होते हैं, ये सभी फंडामेंटल फोर्सेस पर डिपेंड करते हैं। जो बेसिक तरह के फोर्स हैं, जो बेसिक तरह के बल हैं, जो दबाव हैं, उन पे ये सारे फेनोमेना डिपेंड करते हैं। अंडरस्टैंडिंग फोर्सेस हेल्प्स एक्सप्लेन व्हाई अ बॉल थ्रोन अप इन द एयर फॉल्स बैक टू द ग्राउंड। इन फोर्सेस को समझकर आप कुछ सवालों के जवाब दे पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बॉल को, एक गेंद को मैं ऊपर की तरफ फेंकूं तो वो नीचे क्यों गिर जाता है? तो इसका सीधा जवाब आप देंगे कि नीचे ग्रेविटी है। ग्रेविटी ने बॉल के ऊपर नीचे की तरफ खींचने वाला फोर्स लगा रखा है, इसलिए बॉल जब ऊपर फेंकी जाती है तो वो नीचे आ जाता है। ये जो ग्रेविटी है नीचे की तरफ हमेशा खींचती है, ये एक तरह का फंडामेंटल फोर्स है। दूसरा एग्जाम्पल है कि वाई अ कार स्टॉप्स व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड। गाड़ी क्यों रुक जाती है जब ब्रेक लगाया जाता है? तो ब्रेक एक तरह का रोकने वाला फोर्स पैदा करता है, गाड़ी के चक्कों में फ्रिक्शन पैदा करता है, रुकावट पैदा करता है, जिससे चलती गाड़ी धीरे धीरे रुक जाती है ब्रेक लगाने के बाद। तो ये भी एक तरह का रोकने वाला फोर्स हुआ। ग्रेविटी एक नीचे की तरफ खींचने वाला फोर्स है। This also leads us to the idea of pressure। अब इन फोर्सेस के बाद प्रेशर का भी एक आइडिया लगता है। हाउ द फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए मैंने हाईलाइट कर रखा है, सवाल होगा कि व्हाट इज प्रेशर, और सवाल के साथ यहाँ जवाब भी है कि हाउ फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेशर। फोर्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ पड़ा है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल एक बॉल है, उसे मैंने ऊपर से प्रेस कर रखा है,
दबा रखा है। तो मैंने जो फ़ोर्स लगा रखा है उस बॉल के ऊपर और वो फ़ोर्स जो मैंने लगाया है, वो किस तरह डिस्ट्रिब्यूटेड है, किस तरह फैला हुआ है, कितने एरिया में मैंने फ़ोर्स लगाया है, वही प्रेशर कहलाएगा। The same concept of force and pressure also decide how air moves. फोर्स और प्रेशर का यही कॉन्सेप्ट ये भी डिसाइड करता है, ये भी डिटरमाइन करता है कि हवा कैसे बहती है। अगर हम फोर्स और प्रेशर के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे तो हम ये भी समझ पाएंगे कि हवा क्यों बहती है, हवा कैसे एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। A small difference in pressure can result in a gentle breeze, while a stronger pressure difference can lead to strong winds and sometimes even cyclones. कहा है कि प्रेशर का अगर छोटा डिफरेंस होगा, स्मॉल डिफरेंस होगा, तो उससे हल्की हल्की हवा बहेगी, जेंटल ब्रीज मतलब हल्की हवा। वाइल अगर बहुत ज्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा दो स्थानों के बीच में, दो जगह के बीच में, तो उससे तेज हवाएं चलेंगी और कभी-कभी तो साइक्लोन्स भी आ जाते हैं अगर प्रेशर डिफरेंस बहुत ज्यादा हो तो। ठीक है, नीचे देखिए कुछ इमेजेस दे रखे हैं। ये एक साइक्लोन का इमेज है जहां पे तूफान आने वाली है समुद्र किनारे, सुनामी प्रोबेबली। सुनामी भी एक तरह का तूफान है, एक तरह का साइक्लोन है जो अपने साथ पानी को भी उड़ा ले जाता है। उसी तरह अगर इस गेंद के उछालने वाले एक्सपेरिमेंट को देखेंगे तो देखिए यहाँ पे गेंद को ऊपर हवा में उछाला गया है और ये नीचे की तरफ गिर रही है। तो यहाँ पे ग्रेविटी का फंडामेंटल फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सो दीज फोर्सेस आर कनेक्टेड टू पावरफुल वेदर इवेंट्स। ये जो फोर्सेस हैं वो पावरफुल वेदर के इवेंट्स से कनेक्टेड हैं। पावरफुल वेदर इवेंट से क्या मतलब है? पावरफुल वेदर इवेंट से मतलब है स्टॉर्म्स, आंधियां, या फिर साइक्लोन्स। जो साइक्लोन्स आते हैं, बड़ी आंधियों का रूप। तो ये जो कुछ बहुत पावरफुल वेदर जो हमारे नेचर में होने वाले इवेंट्स हैं, इनमें ये फोर्सेस कंट्रीब्यूट करती हैं। ये फोर्सेस कनेक्टेड हैं इन वेदर इवेंट्स से, जैसे कि स्टॉर्म और साइक्लोन, दैट अफेक्ट्स आवर डेली लाइव्स, एग्रीकल्चर एंड इवन आवर सेफ्टी। वेदर के इन इवेंट्स जैसे कि आंधी के आने से हमारा रोजमर्रा का जीवन, हमारा जो डेली लाइफ है, वो अफेक्ट होता है, प्रभावित होता है। हमारा एग्रीकल्चर प्रभावित होता है अगर बहुत जोर आंधी या तूफान आती है, उससे हमारे फसलों को नुकसान पहुंचता है। और इसमें हमारे सेफ्टी की भी हानि होती है। अगर बहुत तगड़ा तूफान है, बहुत मजबूत, बहुत पावरफुल तूफान है, तो अगर हम एक सुरक्षित जगह पे नहीं हैं, तो हमें फिजिकल डैमेज भी हो सकता है, हमारी सेफ्टी भी हैम्पर हो सकती है। तो ये फोर्सेस इन पावरफुल वेदर फेनोमेना को क्रिएट करने से भी कनेक्टेड हैं। To truly understand how air can exert pressure or why water boils at a certain temperature, we need to zoom into these particles and see what kind of particles they are made up of and how they move around. वास्तव में अगर हमें समझना है कि हवा कैसे प्रेशर क्रिएट करती है, हवा कैसे प्रेशर एग्जर्ट करती है, या फिर अगर हमें जानना हो कि पानी गर्म कैसे होता है, पानी बॉयल कैसे होने लगता है, उबलने कैसे लगता है अगर उसको एक टेम्परेचर पर ले जाया जाए, अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर को ले जाया जाए जो कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, तो पानी उबलने लगता है। तो इस चीज को समझने के लिए कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलने क्यों लगता है, अगर हमें ये समझना है, तो हमें इनके पार्टिकल्स को जूम करके देखना होगा। वी नीड टू जूम इनटू दीज पार्टिकल्स। इन पार्टिकल्स से क्या मतलब है? पानी के पार्टिकल्स। अगर वाटर के पार्टिकल्स को ऑब्जर्व किया जाए कि वे किस तरह से अलाइंड हैं, यहाँ जूम करके देखने से मतलब है माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखना, एटॉमिक लेवल पर देखना। कैसे पानी के जो वाटर के H2O के जो एटम्स हैं वो किस तरह से अलाइंड हैं, कैसे बिहेव करते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, क्या उनका मूवमेंट होता है, किस तरह के पार्टिकल्स हैं वो, कैसे जुड़े हैं आपस में।
ये चीजें हम उन पार्टिकल्स को जूम करके देख सकते हैं और ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जूम है या फिर पार्टिकल या एटम लेवल पे। और जूम करके हम क्या देखेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ पार्टिकल्स आर दे मेड अप ऑफ। अगर वाटर की बात करूं तो वाटर को जब जूम करके देखा जाएगा तो ये ऑब्जर्व किया जाएगा कि वाटर किन तरह के पार्टिकल्स को मिलाकर बना है, व्हाट काइंड ऑफ पार्टिकल्स आर दे मेड अप ऑफ एंड हाउ दे मूव अराउंड। और जब उन्हें गर्म किया जाए या टेम्परेचर को चेंज किया जाए तो वे पार्टिकल्स कैसा बिहेव करते हैं, कैसे मूव करते हैं, कैसे ट्रैवल करते हैं। एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। हमारे आसपास जो कुछ भी चीजें हैं, एयर है, वाटर है, टेबल है, चेयर है, हमारी बॉडी है, सब कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है। मटेरियल्स दैट आर सॉलिड, दीज पार्टिकल्स कैन नॉट मूव मच। ऐसे मटेरियल्स जो कि सॉलिड फॉर्म में है, फॉर एग्जाम्पल एक वुडन टेबल है, तो ये सॉलिड फॉर्म में है। तो टेबल जिन पार्टिकल्स से मिलकर बना है वो पार्टिकल्स ज्यादा मूव नहीं कर सकते क्योंकि टेबल सॉलिड है, टेबल ठोस है। वाइल इन गैसेस दे कैन मूव अराउंड फ्रीली। लेकिन अगर गैस की बात करूं, जैसे कि स्टीम हो गया या फिर जो एयर हमारे चारों तरफ है, इस एयर को बनाने वाले जो पार्टिकल्स हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके ये एयर बना है, इनके पार्टिकल्स बड़ी आसानी से मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। क्लासिफाइंग थिंग्स अराउंड अस इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ साइंस। हम अपने आसपास की चीजों को क्लासिफाई करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में बांटते हैं और ये कैटेगरीज अलग अलग आधार पे बनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी चीज को हम उसके सॉलिड, लिक्विड या गैस होने की कैटेगरी पे क्लासिफाई कर सकते हैं, या फिर किसी चीज का रंग कैसा है उस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, या फिर किसी चीज का आकार कैसा है, उसका साइज कैसा है, उसका शेप कैसा है। डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं जिस बेसिस पे हम अपने आसपास की चीजों को क्लासिफाई कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में बांट सकते हैं। वी कैन ऑल्सो क्लासिफाई मटेरियल्स अराउंड अस इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। अब समझिए कि जो हमारे आसपास के मटेरियल्स हैं उनको हम इन तीन मुख्य कैटेगरीज में, तीन मेन कैटेगरीज में क्लासिफाई कर रहे हैं। पहला है एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स के ब्रैकेट में लिखा गया है प्योर सब्सटेंसेस। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज एन एलिमेंट। इसका आंसर आपके सामने है कि एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस कहने का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड एक एलिमेंट है, वो केवल गोल्ड के पार्टिकल्स से मिलकर ही बना है। या फिर अगर मैं आयरन की बात करूं तो आयरन का अगर एक रॉड है तो वो केवल आयरन के पार्टिकल से मिलकर ही बना है। तो ये एलिमेंट्स कहलाते हैं। दूसरा है कंपाउंड्स। क्वेश्चन है कि व्हाट आर कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स वो हैं जो दो या दो से अधिक एलिमेंट्स के मिलने से बनते हैं। टू और मोर एलिमेंट्स बाउंड टुगेदर। जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स मिलते हैं, एक साथ आते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, जुड़ते हैं, तब वे कंपाउंड बनते हैं। दो या दो से अधिक एलिमेंट्स मिलने पर कंपाउंड बनाते हैं। तो दो एलिमेंट से मिलकर बना कंपाउंड है जैसे कि वाटर, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट से मिलकर बना है, इसलिए ये कंपाउंड है। अगर मैं नमक की बात करूं, NaCl, जो टेबल सॉल्ट है हमारा, वो सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना है। ये दोनों एलिमेंट हैं, इनसे मिलकर ये कंपाउंड बना है। ठीक है। अगर मिक्सचर्स की बात की जाए तो ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिन्हें फिजिकली अलग किया जा सकता है। मिक्सचर का एग्जाम्पल है सॉल्टी वाटर, पानी जिसमें नमक मिला हुआ है। पानी और नमक आपस में मिलकर एक मिक्सचर बनाते हैं, नमक वाला पानी। लेकिन अगर मैं चाहूं तो पानी नमक को बाहर निकाल सकता हूँ। बहुत आसान सा तरीका है, पानी को हीट करेंगे, सारा पानी इवापोरेट हो जाएगा।
अगर मुझे पानी भी कलेक्ट करना है, तो वाटर वेपर को मैं कलेक्ट कर लूँगा और उसे कंडेंस करा के, उसे ठंडा करा के मैं वापस से पानी पा सकता हूँ और जब सारा पानी इवापोरेट हो जाएगा, तो नमक बच जाएगा। तो ये जो मिक्सचर था पानी और नमक का, इसे मैं फिज़िकली सेपरेट कर सकता था, अलग-अलग कर सकता था, इसीलिए ये मिक्सचर्स कहलाए। तो जितने भी चीज़ें हमारे आसपास हैं, वो किन चीज़ों को मिलाकर बने हैं? वो एक एलिमेंट से बने हैं, कि कंपाउंड से बने हैं, कि वो मिक्सचर्स हैं? इन कैटेगरीज़ में इनको क्लासिफाई किया जाता है। Once we know how particles combine or mix, we can then understand solutions. एक बार अगर हम जान जाएं कि पार्टिकल्स आपस में कैसे कंबाइन करते हैं या फिर एक दूसरे से कैसे मिलते हैं, तब हम सॉल्यूशंस को समझ पाएंगे। सॉल्यूशंस का एग्जांपल दिया है कि हाउ शुगर डिसॉल्व इन अ टी टू मेक इट स्वीट। चीनी चाय में किस तरह घुली होती है जिससे चाय मीठी लगती है। तो अगर हम जान पाए कि चीनी पानी में या दूध में किस तरह मिलती है, किस तरह मिक्स होती है, कैसे चीनी के पार्टिकल्स वाटर या मिल्क के पार्टिकल्स के साथ कंबाइन करते हैं, जो कि हमारे चाय में मिलकर चाय को मीठी बनाती है। तो चाय एक तरह का सॉल्यूशन हुआ और इसके पार्टिकल्स आपस में कैसे मिक्स करते हैं, अगर ये हम जान पाए तो हम सॉल्यूशंस को समझ पाएंगे। From the world of particles and mixture, we then move into world of light. अगर हम पार्टिकल और मिक्सचर की दुनिया से आगे बढ़ें, तो हम लाइट की दुनिया में एंटर करेंगे। लाइट मतलब रोशनी, प्रकाश। We will study how light rays reflect off flat and curved mirror. हम पढ़ेंगे कि कैसे प्रकाश की किरणें, लाइट रेज, कैसे रिफ्लेक्ट करती हैं फ्लैट सरफेसेस से और कर्व्ड मिरर से। फ्लैट सरफेस का मतलब है कोई भी सतह है, कोई भी सरफेस जो फ्लैट हो और शाइनी हो, वहां से लाइट रेज रिफ्लेक्ट करती हैं। कर्व्ड मिरर जो मुड़े हुए आईने होते हैं, उनसे भी लाइट रिफ्लेक्ट करती है। एंड बेंड्स व्हेन पासिंग थ्रू लेंसेस। ये लाइट जब एक लेंस से पास कराई जाती है, एक खास तरह के लेंस जो कि लाइट को मोड़ने का काम करता है, ऐसा ही एक लेंस हमारे चश्मों में भी लगा होता है, जो कि लाइट के पाथ को करेक्ट करके हमारी आंखों तक पहुंचाता है, जिससे हम देख पाते हैं। तो इन लेंसेस की प्रॉपर्टी होती है कि ये लाइट के रेज को बेंड कर पाते हैं। तो हम ये पढ़ेंगे कि लाइट जब लेंसेस से पास करती है तो किस तरह मुड़ जाती है, एंड हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ मेनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। तो जब हम लाइट को पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि हमारे आसपास की और भी लाइट से रिलेटेड जो चीजें हैं, वो किस तरह काम करती हैं। द बेंडिंग ऑफ लाइट एक्सप्लेन्स what happens when we see an image in shiny metal spoon। अगर आप लाइट के मुड़ने वाली प्रॉपर्टी को समझेंगे, तो आप ये जान पाएंगे कि चम्मच के शाइनी सरफेस पे जब एक इमेज बन जाती है, फॉर एग्जांपल अगर आप एक शाइनी चम्मच लेंगे, तो आप अपना चेहरा उसमें देख पाएंगे। तो ये चम्मच के चमकते बैक पे जो चेहरा बनता है, वो किस तरह बनता है और ये टेढ़ा क्यों लगता है, ये आप समझ पाएंगे जब आप लाइट के बेंड होने वाली प्रॉपर्टी को समझेंगे या पढ़ेंगे। और हाउ करेक्टिव ग्लासेस हेल्प मेनी ऑफ अस सी क्लियरली। करेक्टिव ग्लासेस का मतलब है हमारे चश्मे, जो हमारे विजन को करेक्ट करते हैं, हमारे देखने की क्षमता को ठीक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ठीक से नहीं देख पाता, मुझे धुंधला दिखाई देता है, तो डॉक्टर मुझे चश्मा देते हैं, स्पेक्स देते हैं, जिससे हम क्लियरली देख पाते हैं। तो ये भी लाइट की बेंड होने वाली प्रॉपर्टी पे ही चलती है। अब आगे देखिए, इट्स नॉट जस्ट अ पॉलिश्ड मिरर दैट रिफ्लेक्ट्स लाइट। केवल एक हाईली पॉलिश्ड मिरर ही लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता। पॉलिश्ड मिरर से क्या मतलब है? पॉलिश्ड मिरर से मतलब ये कि मिरर का जो सरफेस है, वो शाइनी है और काफी चिकना है, पॉलिश्ड है, चमकीला है। तो यहाँ कहा गया है कि केवल एक हाईली पॉलिश्ड, बहुत ही चिकना
और चमकदार मिरर ही लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता। रफ सरफेसेस रिफ्लेक्ट लाइट एज वेल एंड सो डज द मून। जो रफ सरफेस हैं, खुरदुरे सरफेस हैं, जो इवन नहीं है, अनइवन सरफेसेस हैं, ऊबड़ खाबड़ सरफेसेस हैं, वो भी लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। एंड बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई गई है कि मून भी, जो चांद, जो चंद्रमा हम आकाश में देखते हैं, वो मून भी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। Depending on the relative position of the earth, moon and sun, a slightly different part of moon is illuminated each night. अगर हम अर्थ, सन और मून के पोजीशन के कॉम्बिनेशन को ऑब्जर्व करें तो हमें पता चलेगा कि यही वो इक्वेशन है, यही वो कॉम्बिनेशन है जिससे हमें किसी रोज चांद आधा और किसी रोज चांद पूरा दिखाई देता है। सन, अर्थ और मून के पोजीशन ये डिटरमाइन करते हैं कि रात में हमें चांद पूरा दिखाई देगा या आधा दिखाई देगा, या फिर क्रिसेंट मून हमें एक चौथाई सी शेप का मून दिखाई देगा। अ स्लाइटली डिफरेंट पार्ट ऑफ मून इज इल्यूमिनेटेड ईच नाइट। हर रात अगर आप मून को देखेंगे तो मून का एक डिफरेंट पार्ट आपको हर रात दिखाई देता है, और धीरे धीरे ये बड़ा होता जाता है, और एक दिन जब फुल मून नाइट होती है तो पूरा चांद दिखाई देता है, फिर वो घटने लगता है, गिविंग राइज टू द ब्यूटीफुल फेजेस ऑफ मून दैट वी सी इन द स्काई। और यही सन, मून और अर्थ का जो पोजिशनिंग है, इसी से चांद के डिफरेंट डिफरेंट फेजेस, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हमें हर रात अलग अलग तरीके से दिखाई देते हैं। जैसा कि नीचे इस इमेज में बहुत ब्यूटीफुली दिखाया गया है, यहाँ पे देखिए, ये फुल मून नाइट है और यहाँ देखिए पूरी तरह डार्क है, और यहाँ बहुत छोटा सा पार्ट दिखाई दे रहा है। फिर ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है और फिर फुल मून नाइट आती है, जिसे हिंदी में पूर्णिमा या अमावस्या भी कहते हैं। पूरी तरह डार्क को अमावस्या कहते हैं और फुल मून नाइट को पूर्णिमा कहते हैं। ठीक है, आइए अब और आगे देखते हैं। वॉचिंग द पीरियोडिक साइकिल ऑफ मून्स phases allowed humans to come up with the first calendars। मून के इन्हीं डिफरेंट डिफरेंट फेजेस को देखकर सबसे पहला कैलेंडर बनाया गया था। जो ह्यूमंस ने सबसे पहला कैलेंडर बनाया था, इसी मून के डिफरेंट फेजेस को ऑब्जर्व करके बनाया था। देखिए कितनी फैसिनेटिंग बात है। By combining careful observation of sunrise, sunset, and lunar cycles, various calendars came into being। सनराइज और सनसेट को देखकर लूनर साइकिल्स, जो ऊपर दिखाए गए हैं, मून के साइकिल्स, छोटे या बड़े मून का दिखाई देना, इन साइकिल्स को ऑब्जर्व करके डिफरेंट डिफरेंट तरह के कैलेंडर्स एग्जिस्ट किए हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के कैलेंडर्स बनाए गए हैं अलग अलग ह्यूमन सोसाइटीज में। Isn't it fascinating that the calendars which determine our routine on Earth are linked to the motion of objects far beyond our planet? क्या ये आश्चर्य करने वाली बात नहीं है? क्या ये फैसिनेटिंग बात नहीं है कि वो कैलेंडर जो हमारे रोज का जीवन डिटरमाइन करता है, आज मैं क्या करूँगा, आज संडे है तो मोस्टली मैं घर पे आराम करूँगा, चिल करूँगा, और आज अगर मंडे है तो मैं स्कूल जाऊँगा, ऑफिस जाऊँगा, या फिर अपने दूसरे काम करूँगा। तो ये कैलेंडर से डिटरमाइन होता है ना? तो देखिए कि ये जो कैलेंडर जो हमें गवर्न करता है, हमारे लाइफ के एक्शंस को डिटरमाइन करता है, ये कैलेंडर किन चीज़ों से जुड़ा हुआ है? ये कैलेंडर जुड़ा हुआ है दूसरे प्लैनेट्स से, जो कि हमारे अर्थ का पार्ट भी नहीं है। ये मून है जिसके मोशन को देखकर, जिसे यहाँ पे लूनर साइकिल्स कहा गया है, एनीथिंग लूनर मतलब रिलेटेड टू मून। ठीक है, तो ये मून के साइकिल, मून का छोटा होना फिर धीरे धीरे बड़ा होना, इनको देखकर जो कैलेंडर्स बनाए गए थे, ये कैलेंडर हमारे जीवन के कामों को डिटरमाइन करते हैं। बताइए कितनी फैसिनेटिंग बात है। आइए अब आगे देखते हैं। बट इट्स नॉट जस्ट कैलेंडर्स और द मूवमेंट ऑफ सन एंड मून दैट आर लिंक्ड। Right here on the earth, there are marvelous and complex patterns of relationship between living organisms and their environment। केवल सन और मून का मूवमेंट और ये कैलेंडर का होना ही केवल लिंक्ड नहीं है, बल्कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं इस धरती पे, और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स हैं
इन रिलेशनशिप्स का जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके इन्वायरमेंट के बीच में है। फॉर एग्जांपल एक पोलर बेयर है, वो केवल ठंडे क्लाइमेट में ही एग्जिस्ट कर सकता है। वो अपने इन्वायरमेंट से कुछ इस तरह जुड़ा हुआ है कि वो वहीं सरवाइव कर पाएगा। उसकी बॉडी, उसका ढांचा उसी इन्वायरमेंट के हिसाब से बने हैं। तो देखिए कि वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और कैसे अपने इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है। एक रिलेशनशिप है उसका अपने इन्वायरमेंट से। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अपने इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई हैं। एक खास तरह का पेड़ एक खास इलाके में ही पाया जाता है। एक फल, फॉर एग्जाम्पल सेब, हर जगह नहीं उगता, कुछ खास जगह ही उगता है। तो देखिए कि कैसे एक फ्रूट अपने इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है। उसे एक खास तरह का टेम्परेचर चाहिए, उसे एक खास तरह के सनलाइट का अमाउंट चाहिए, उसे खास तरह का सॉइल चाहिए ग्रो करने के लिए। तो ये क्या है? ये इन्वायरमेंट है और उस इन्वायरमेंट से रिलेटेड है वो फ्रूट, और या कहें उस फ्रूट का पेड़ जिससे वो फ्रूट आता है। तो वो उन्हीं इन्वायरमेंट में सरवाइव कर पाएगा। तो ये जानिए कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उसके इन्वायरमेंट बहुत तरीकों से रिलेटेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एवरी लिविंग बीइंग, फ्रॉम टाइनिएस्ट इंसेक्ट टू द लार्जेस्ट whale, from blades of grass to tall trees, depend on and respond to air, water, sunlight, and other organisms around them, forming the ecosystem that support life on our planet. जितने भी लिविंग बीइंग हैं, अगर एक छोटे कीड़े से शुरुआत करें और बड़े से बड़े व्हेल मछली की भी बात करें, या फिर एक छोटे घास के तिनके से शुरुआत करें और एक लंबे पेड़ की बात करें, तो सभी अपने आसपास के जो हवा है, फॉर एग्जाम्पल मछली पानी में रहती है, तो पानी उसका सराउंडिंग है, वो अपने इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है। मछली वेल को बाहर निकाल देंगे आप तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, है ना? उसी तरह अगर एक घास है जिसे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए ग्रो करने के लिए, अगर वो टेम्परेचर उसे नहीं मिलेगा तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। मतलब कि वो घास अपने इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है, व्हेल मछली अपने इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, जुड़ी हुई है। तो ये जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, अपने आसपास के एयर, वाटर, सनलाइट या फिर जो दूसरे ऑर्गेनिज्म उनके अराउंड पाए जाते हैं, उनके आसपास पाए जाते हैं, ये सभी मिलकर एक इकोसिस्टम बनाते हैं, एक सर्वाइवल इन्वायरमेंट बनाते हैं जो कि उनके लाइफ को सपोर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेल को सरवाइव करने के लिए ओशन में इन्वायरमेंट है, एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसमें व्हेल सरवाइव कर सकती है। समुंदर में व्हेल को खाने के लिए फूड है, सांस लेने के लिए वाटर जो कि रिक्वायर्ड है व्हेल के लिए वो है। व्हेल का बॉडी इस तरह से डिजाइंड है कि वो वाटर में स्विम कर सके, तो वो इन्वायरमेंट व्हेल के लिए फेवरेबल है। उसी तरह जो बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे पेड़ हो या फिर कोई दूसरे एनिमल्स हो, वो भी अपने इकोसिस्टम से जुड़े हुए हैं। इकोसिस्टम कहें तो इन्वायरमेंट का एक सबसेट हुआ, एक छोटा पार्ट हुआ जिसमें एक तरह का ऑर्गेनिज्म सरवाइव करता है। उसके जीने की सारी चीजें उस एनवायरनमेंट में, उस इकोसिस्टम में अवेलेबल होती है, जो कि उस ऑर्गेनिज्म के लाइफ को सपोर्ट करती है। वो जी पाता है, वो सरवाइव कर पाता है। इन द फाइनल चैप्टर ऑफ दिस बुक, we can put it all together and try to understand what makes Earth just right for life and to recognize the urgent challenges that our planet now faces. जब हम इस किताब के आखिरी चैप्टर पर होंगे तो हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर पाएंगे, हम ये समझ पाएंगे कि अर्थ ही क्यों एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है, और क्यों अर्थ सुइटेबल है, क्यों अर्थ फेवरेबल है लिविंग ऑर्गेनिज्म के एग्जिस्टेंस के लिए, और अर्थ पे आज क्या अर्जेंट चैलेंजेस हैं, क्या कठिनाइयां आ रही हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं जो हमारा प्लैनेट अर्थ आज के डेट में फेस कर रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए एक ब्यूटीफुल कैलेंडर की फोटो है जिसे हमने पहले डिस्कस किया था। ये हिंदी कैलेंडर है। यहाँ पे हिंदी में भी कैलेंडर का नाम लिखा गया है। ये चैत्र मास का कैलेंडर है, अप्रैल 2025 का कैलेंडर है, जहाँ पे हम लूनर मूवमेंट्स की बात कर रहे थे, उससे लिंक्ड है ये कैलेंडर, ऐसा डिपिक्ट किया गया है। ठीक है।
आइए हम कंटिन्यू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, द अर्थ लाइज एट द परफेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अब सवाल ये था कि अर्थ पे ही लाइफ क्यों एग्जिस्ट करता है, बाकी प्लैनेट्स पे क्यों नहीं करता। तो जवाब ये है कि अर्थ का जो डिस्टेंस है सन से, वो बहुत ही परफेक्ट है, मतलब इतना ही डिस्टेंस होना चाहिए था। मान लीजिए कि अर्थ अगर ज्यादा क्लोज होता सन से, तो हम जानते हैं कि सूरज गर्म है, अगर अर्थ ज़्यादा क्लोज होता, ज़्यादा नज़दीक होता सन के, तो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता। मान लीजिए कि अर्थ का टेम्परेचर 100 डिग्रीज होता, तो क्या हम सरवाइव कर पाते? नहीं कर पाते। या फिर अगर अर्थ बहुत ज़्यादा दूर होता, तो अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नेगेटिव में होता, -100, -200, वहाँ भी ह्यूमंस के लिए या फिर दूसरे लिविंग बीइंग्स के लिए सरवाइव करना मुश्किल होता। तो अर्थ का जो डिस्टेंस है सन से, वो बिल्कुल ही परफेक्ट है जहाँ पे जीवन का होना संभव है। ठीक है? ऐसे टेम्परेचर पे, जो कि अर्थ और सन के डिस्टेंस के कारण बनता है, इस टेम्परेचर पे वाटर लिक्विड फॉर्म में रहता है। अगर ये टेम्परेचर कम होता तो वाटर आइस के फॉर्म में होता। अगर ये टेम्परेचर ज़्यादा होता तो वाटर इवापोरेट कर गया होता, और बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए वाटर रिक्वायर्ड है। हमें पीने के लिए पानी चाहिए, मछली को रहने के लिए, तैरने के लिए पानी चाहिए, है ना? अगर वाटर को ही हम इस इक्वेशन से निकाल लें, तो एनवायरनमेंट का एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाएगा, है कि नहीं? एंड इट हैज एन एटमॉस्फेयर दैट प्रोवाइड्स द ऑक्सीजन वी ब्रीथ। और ये जो हमारा अर्थ है, इसके चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, एक वातावरण है, सराउंडिंग है, जो कि हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, जिससे हम सांस ले सकते हैं। अगर इस ऑक्सीजन को केवल इस एनवायरनमेंट से, हमारे इकोसिस्टम से, अर्थ से निकाल दिया जाए, तो बताइए हम सांस क्या लेंगे, है ना? तो ऑक्सीजन का एग्जिस्टेंस भी मैटर करता है, वाटर का एग्जिस्टेंस मैटर करता है। और इस सब में जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, अर्थ का पोजिशनिंग। सन से कितना दूर है अर्थ, ये डिस्टेंस बहुत चूंकि राइट था, इसलिए ये चीजें अवेलेबल थी यहाँ पे। यहाँ पे वाटर अवेलेबल था, यहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल था। तो इसीलिए लिविंग बीइंग्स धीरे धीरे ग्रो करते गए और ह्यूमन बीइंग्स तक पहुंचे, और बाकी सारे एनिमल्स भी एवोल्यूशन का रिजल्ट हैं, है ना? वाइल शील्डिंग अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारे चारों तरफ ये जो हवा फैली हुई है, जो ये एक आउटर कवरिंग है अर्थ के ऊपर, ये हमें सन से आने वाली, सूरज से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से भी बचाती हैं, जिन्हें हम यूवी रेज कहते हैं, जो हमारे लिए हार्मफुल हैं। इस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ओजोन लेयर उन अल्ट्रावायलेट लाइट्स को फिल्टर करके नीचे भेजता है, और जो सनलाइट नीचे आती है वो हार्मफुल नहीं होती। तो ये भी एटमॉस्फेयर के कारण होता है। जो एटमॉस्फेयर इस अर्थ के चारों तरफ है, उसी के कारण ये अल्ट्रावायलेट रेज फिल्टर हो पाती है और हमें नॉन हार्मफुल सनलाइट मिलता है। बट ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द planet कैन कॉज स्मॉल चेंजेस इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। लेकिन अगर हम कुछ ऐसे काम करें, हम ह्यूमंस कुछ ऐसे चेंजेस करें अपने अर्थ पे, तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ सकता है। जैसे कि हम बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे हैं अपने घर में दरवाजे लगाने के लिए या फिर जलावन के लिए। ये लकड़ी और भी बहुत जगह यूज होती है, पेपर बनाने के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं, लकड़ियों का डिमांड बढ़ता जा रहा है। तो इन चीजों के कारण ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, हम अपने फायदे के लिए जो नेचर को नुकसान पहुंचाए जा रहे हैं, इससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। और इस बढ़े हुए टेम्परेचर के कारण क्लाइमेट के पैटर्न्स डिसरप्ट होते गए हैं, और इसके परिणाम डेंजरस हैं, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो डेंजरस हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्लाइमेट के पैटर्न्स कैसे चेंज हुए हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं। बारिश पहले समय से होती थी, अभी बारिश लेट होने लगी है या फिर बारिश पहले होने लगी है। तो ये क्लाइमेटिक पैटर्न में चेंजेस हैं। जो गर्मी का मौसम पहले आना चाहिए वो देर से आ रहा है, जो बारिश एक समय पे आनी चाहिए वो आज देर से आ रही है या फिर कम आ रही है। तो ये क्लाइमेटिक पैटर्न का चेंज है, और ये ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण हुआ है। हमारे जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाने वाली एक्टिविटीज हैं उनके कारण हुआ है, और इसके परिणाम डेंजरस हैं, इसके परिणाम खतरनाक हैं।
फॉर एग्जाम्पल इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस जैसे कि ओजोन लेयर का डिप्लीट होना, ओजोन लेयर का कम होना। ओजोन लेयर कम होगा तो जो अल्ट्रा वायलेट रेज की फिल्टरिंग हो रही थी अभी नहीं हो पाएगी, तो जो हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज हैं वो धरती तक आएंगे। और अगर हम सनलाइट में वॉक कर रहे हैं और वो अल्ट्रा वायलेट रेज हमारे स्किन्स पे पड़ते हैं तो वो हमारे स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारे डेंजरस consequences हैं इन हार्मफुल ह्यूमन एक्टिविटीज का हमारे प्लानिट के ऊपर। ठीक है, नीचे कुछ इमेजेस दिखाए गए हैं। ये एक सराउंडिंग है जिसमें ये पक्षी भी रह रहा है, ये फॉक्स भी रह रहा है, ये रैबिट भी रह रहा है। उसी तरह ये एक इकोसिस्टम है जहाँ पे ये मेंढक, ये बतख, ये कछुआ, ये टॉर्टॉइस, ये सारे सरवाइव कर रहे हैं। तो ये इनका अपना इकोसिस्टम है, यहाँ पे एक इकोसिस्टम को दिखाया गया है ना। आइए अब आगे देखते हैं। एट द हार्ट ऑफ बोथ द प्रॉब्लम एंड एनी पॉसिबल सॉल्यूशन इज अस। जितने भी ये प्रॉब्लम है और इनका जो कुछ भी सॉल्यूशन होगा, इस सभी के सेंटर में, इस सभी के हार्ट में हम खुद हैं। ये प्रॉब्लम भी हमने क्रिएट करी है और इसका सॉल्यूशन भी हमें ही ढूंढना होगा। वी आर द वंस इन्फ्लुएंसिंग अर्थ्स क्लाइमेट। वो हम ही हैं जो धरती के वातावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अच्छे या बुरे तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। We are also the ones who can and must use science to understand these changes and guide our actions. हमें साइंस का इस्तेमाल करना चाहिए और जरूर ही करना चाहिए ताकि हम इन चेंजेस को समझ सकें। ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है या फिर ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, हमें साइंस का इस्तेमाल करके इन चेंजेस को समझना चाहिए और उसके बाद हमें करेक्टिव एक्शंस लेने चाहिए। हमें हमारे एक्शंस को गाइड करना चाहिए राइट डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल पेड़ लगाए जाएं, इमिशंस को कंट्रोल किया जाए, जो कार्बन इमिशंस हैं, ओपन बर्निंग ऑफ वुड है उसे रोका जाए। तो ये कुछ एक्शंस को गाइड करने वाले स्टेप हैं। हमें सही दिशा में कदम उठाने होंगे जिससे हमारा नेचर प्रोटेक्टेड रहे, है ना। The same scientific principles that we have guided our journey through the middle stages, observing, measuring, experimenting, will be key in helping us protect the delicate balance on which life depends. वही बेसिक प्रिंसिपल्स जो हमारी जर्नी को यहाँ तक लेकर आई है, जिसमें हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, मेजर करते हैं, नापते हैं कि अगर डैमेज हुआ है तो कितना हुआ है, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, इसके लिए हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। और यही वो कीज होंगी जिससे हम इस डेलिकेट बैलेंस को, जो ये नाजुक बैलेंस है हमारे इन्वायरमेंट का, वाटर का एग्जिस्ट करना राइट अमाउंट में, टेम्परेचर का एग्जिस्ट करना राइट अमाउंट में, है ना, ये जो नाजुक बैलेंस है, ये जो डेलिकेट बैलेंस है, इसे हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे जिस पे हमारा जीवन डिपेंड करता है। द चैलेंज अहेड वोंट ऑलवेज बी इजी। हमारे सामने जो मुश्किलें आएंगी अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में, वो हमेशा आसान नहीं होंगी। वी होप सम ऑफ यू विल ट्राई टू सॉल्व दीज डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। हम उम्मीद करते हैं कि आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो इन डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे विथ क्यूरियोसिटी एज योर गाइड। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी क्यूरियोसिटी, आपकी जिज्ञासा ही आपका गाइड बनेगी, आपकी हेल्पर बनेगी। ठीक है, आइए अब ये एक लास्ट एक्सपेरिमेंट है, इसे देख लेते हैं। ये एक्सपेरिमेंट वो है जिसके बारे में हमने शुरुआती सेक्शन में बात करी, ये पूरी का फूलना। आइए इसे एक बार पढ़ लें। टू हेल्प यू थिंक लाइक ए साइंटिस्ट, लेट अस गो बैक टू अ क्वेश्चन वी आस्क्ड ऑन द फर्स्ट पेज। फर्स्ट पेज पे ये क्वेश्चन पूछा गया था, वाई इज वन साइड ऑफ अ पूरी थिनर देन द अदर। ये जो फूली हुई पूरी है उसका एक साइड पतला और दूसरा साइड मोटा क्यों होता है। फर्स्टली रिमेंबर दैट साइंस इज एवरीवेयर। पहली बात तो ये याद रखिए कि साइंस हर जगह है। यू डोंट नीड अ फैंसी लेबोरेटरी टू डू सिंपल एक्सपेरिमेंट्स। आपको बहुत बड़ी लैब, बहुत बड़ी लेबोरेटरी नहीं चाहिए अपने साधारण एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए। इवन योर किचन एट होम इज अ वंडरफुल प्लेस टू ऑब्जर्व एंड आस्क क्वेश्चंस। इवन जो घर का किचन है जहाँ खाना बनता है, वो एक बहुत अच्छा जगह है चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए, देखने के लिए कि पूरी कैसे फूल रही है।
ऊपर का लेयर पतला क्यों है? ये क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं ऑब्जर्व करके। हैव यू नोटिस्ड हाउ अ पूरी और अ भटूरा puffs up when placed in hot oil? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि एक पूरी या फिर एक भटूरा जब बन रहा होता है और उसे गर्म तेल में जैसे ही डाला जाता है, वो किस तरह फूल जाता है, कैसे पफ अप कर जाता है? और हाउ अ फुल्का स्वेल्स व्हेन पुट डायरेक्टली ऑन द फ्लेम। आपने देखा होगा जब रोटी बन रही होती है या एक फुल्का बन रहा होता है, तो उसे फुलाने के लिए सीधे फ्लेम पे रखा जाता है और वो गेंद की तरह फूल जाता है। तो क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है ऐसा? व्हाई डज इट पफ अप लाइक अ बलून? ये एक बलून की तरह, एक गुब्बारे की तरह क्यों फूल जाता है? एंड व्हाई इज वन साइड थिनर देन द अदर? और इस पूरी या फुलके का एक साइड पतला क्यों है? दीज आर क्वेश्चंस अ साइंटिस्ट माइट आस्क। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो एक साइंटिस्ट पूछेगा, एंड यू कैन टू, और आप भी पूछ सकते हो। Let's see how we can investigate this simple everyday phenomena like a scientist would. आइए देखें कि कैसे ये रोज होने वाला एक फेनोमेना है जिसे इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है, और कैसे एक साइंटिस्ट इस प्रॉब्लम को अप्रोच करेगा, कैसे इन्वेस्टिगेट करेगा इस प्रॉब्लम को। In this case, we can perhaps think of changing the thickness and size of the rolled dough। जो गुथे हुए आटे का पेड़ा काट के रोल किया जाता है और रोटी बनाई जाती है या पूड़ी बनाई जाती है, इसकी थिकनेस को, इसकी मोटाई को अगर चेंज करके देखा जाए, तो हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसके थिकनेस को चेंज करके, इसकी मोटाई को चेंज करके, कि क्या ये पहले की तरह फूल रहा है कि नहीं फूल रहा। दूसरा, वी कुड ऑल्सो ट्राई टू यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोर्स, जैसे कि आटा, मैदा। तो जिस चीज से हमारा डो बना है, जिस चीज का आटा गूंदा गया है, तो हम आटे को ही बदल सकते हैं। जैसे कि आटे की जगह पे मैदे का इस्तेमाल करके देख सकते हैं कि अब की बार मेरी जो पूड़ी है या मेरा जो फुल्का है वो फूल रहा है कि नहीं फूल रहा। While frying the puri, we can also change the temperature of hot oil or try to drop the rolled dough into the oil in different ways. Drop it vertically, slide it at an angle, slide it slowly. हम तेल का, जिसमें ये फुल्का बन रहा है या फिर जिसमें ये पूरी बन रही है, उस तेल का टेम्परेचर चेंज करके देख सकते हैं कि अगर तेल कम टेम्परेचर पे हो तो क्या ये पूरी फूलती है, या फिर अगर ये टेम्परेचर सेम ही है तो एक डिफरेंट एंगल से अगर मैं इस पूरी को डालूं तो क्या ये पूरी फूलेगी, या फिर अगर मैं इसको वर्टिकली डालूं तो क्या ये फूलेगी, या फिर इसे एक एंगल पे डालूं तो क्या ये फूलेगी, या फिर इसे धीरे धीरे करके डालूं तो क्या ये फूलेगी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं जो हम कर सकते हैं, और अपने ऑब्जर्वेशन को नोट करके अपनी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। नोटिस दैट दीज आर थिंग्स दैट वी कैन कंट्रोल। ध्यान दीजिए कि यहाँ जो भी चीजें आपको चेंज करने के लिए बताई गई हैं, जैसे कि टेम्परेचर का चेंज होना, ऑयल का टेम्परेचर कितना रखना है, ये हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे पूरी की मोटाई कितनी होगी, ये हम कंट्रोल कर सकते हैं। किस एंगल से पूरी डाली जाएगी, वर्टिकली डाली जाएगी, साइड से डाली जाएगी, ये हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट करते वक्त वो जो चीजें कंट्रोल की जा सकती हैं, या फिर हमारे कंट्रोल में जो चीजें हैं, उन्हें हम चेंज करके देखते हैं, फिर ऑब्जर्व करते हैं कि हमने क्या पाया और इससे हमने क्या सीखा। आइए अब आगे देखें। However, to make sense of the changes, we also need to think of what we can observe or measure. अब इन चेंजेस को समझने के लिए हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि इस चेंज के होने के बाद हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं या फिर क्या मेजर कर सकते हैं। Some of these may have just a yes or a no answer in some cases. There might be a number we can measure. कभी कभी ऐसा होगा कि आपको एक यस और नो आंसर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एंगल से मैंने पूरी डाली तो पूरी फूली कि नहीं फूली, है ना। या फिर अगर मैंने टेम्परेचर कम किया तो पूरी फूली कि नहीं फूली। यहाँ पे दिया भी है कि मे बी वी कैन स्टार्ट बाई चेकिंग वेदर द पूरी पफ्स अप, यस और नो।
पूरी फूली कि नहीं फूली? ये इसका जवाब हम येस और नो में ले सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हम चेंज कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पूरी की मोटाई चेंज कर रहे हैं, पूरी के डालने का एंगल चेंज कर रहे हैं ऑयल में, ऑयल का टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं। तो इन सभी सिनेरियोज़ में हम ये नोट कर सकते हैं कि पूरी फूली, येस और नो, है ना? और वी कैन मेज़र द टाइम इट टेक्स टू पफ अप, या फिर हम टाइम भी नोट कर सकते हैं कि मान लिया कि अगर ऑयल का टेम्परेचर कम था, उस केस में पूरी ने फूलने के लिए कितना समय लिया। तो ये एक मेज़रेबल यूनिट है जो नोट किया जा सकता है ना? कि ठीक है, हाई टेम्परेचर पे ये जल्दी फूल गया, लो टेम्परेचर पे इसे टाइम लगा, है ना? तो ये एक पैरामीटर है जो कि आपके एक्सपेरिमेंट का फैक्टर बनेगा। We can check whether a very thick layer of dough still gives a thin side of the पूरी। ये चेक किया जा सकता है कि जब पूरी के लेयर को, पूरी को मोटा बनाया जाए, क्या तब भी एक साइड पतला रह जाता है पूरी के फूलने के बाद? तो ये एक ऑब्जर्वेशन है। अगेन इसका आंसर यस और नो में होगा। Further, while doing such experiments, it is better to change only one thing at a time। ध्यान रखिए कि आप जब भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हों, तो एक बार में केवल एक ही चीज चेंज कीजिए। अगर आप बहुत सारे पैरामीटर्स को एक साथ बदल देंगे, तो जो भी ऑब्जर्वेशन होगा वो क्यों हुआ ये आप समझ नहीं पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पूरी के थिकनेस को, मोटाई को मोटा भी कर दूं, ऑयल को गर्म भी ना करूं या फिर कम गर्म करूं, तो ये दो चीजें मैंने एक साथ चेंज कर दी हैं। मैंने टेम्परेचर को भी कम कर दिया है और पूरी को मोटा भी कर दिया है। अब अगर इस बार पूरी नहीं फूली, तो ये किस कारण नहीं फूली ये हम नहीं समझ पाएंगे। या तेल ठंडा रह गया इस कारण पूरी नहीं फूली, या फिर मैंने टेम्परेचर कम कर दिया था इस कारण पूरी नहीं फूली। तो हम इसका आंसर नहीं दे पाएंगे क्योंकि मैंने दोनों ही चेंज कर दिए थे, है ना? तो जब भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो जो भी कंट्रोल होने वाली चीजें हैं, जैसे कि पूरी का थिकनेस या फिर ऑयल का ज्यादा गर्म या कम गर्म होना, तो हम इन फैक्टर्स को एक एक करके चेंज करेंगे ताकि हम फॉर श्योर जान पाए कि ये जो फैक्टर मैंने चेंज किया है अभी, जैसे कि ऑयल का टेम्परेचर, तो ऑयल के टेम्परेचर अलोन से, केवल ऑयल के टेम्परेचर चेंज होने से कैसा असर पड़ा है मेरे पूरी के फूलने में, हम ये जान पाएंगे, है ना? तो एक बार में एक ही फैक्टर को चेंज किया जाए, ऐसा कहा जा रहा है कि एक ही कंडीशन को चेंज किया जाए while keeping the other conditions same। बाकी जो दूसरे सारे कंडीशंस हैं वो एक जैसे हों, और केवल एक फैक्टर जो कि इन्फ्लुएंस कर सकता है पूरी के फूलने को, जो कि हमारा एक्सपेरिमेंट है इस टाइम के लिए, नेक्स्ट टाइम कोई और एक्सपेरिमेंट होगा और उसके फैक्टर्स अलग अलग होंगे, है ना? तो उन केवल एक एक फैक्टर को चेंज करके हम देखेंगे कि हमारे एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन कैसा रह रहा है। ठीक है? For example, if we wanted to see the effect of boiling hot and not very hot oil, we would use circles of dough of the same thickness and drop them in the same way। अगर मुझे ये चेक करना है कि कम गर्म, मीडियम हॉट या फिर बहुत ज्यादा हॉट ऑयल के होने से ये पूरी का फूलना किस तरह डिपेंडेंट है, तो मैं इन तीनों एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, एक एक एक्सपेरिमेंट लेस हॉट, दूसरा एक्सपेरिमेंट मीडियम हॉट और तीसरा एक्सपेरिमेंट फुल हॉट ऑयल, ठीक है ना? इन तीनों एक्सपेरिमेंट को करने के लिए मैं जो अपनी पूरी का थिकनेस है वो सेम रखूंगा, जिस एंगल पे मुझे पूरी डालनी है तेल में वो भी सेम रखूंगा, ताकि मुझे पता चल पाए कि केवल ऑयल के हॉट होने का क्या इफेक्ट है पूरी के फूलने पे, है ना? It is also a good idea to keep notes of everything that you see and sense when doing an experiment। ये भी एक अच्छा आइडिया है कि आपने जो भी देखा या फिर जो भी अनुभव किया उसको आप नोट डाउन करें। डिड द ऑयल स्प्लैटर, स्मेल और स्मोक? इन तीनों ही केसेस में, ऑयल का टेम्परेचर कम होना, मीडियम होना या फुल हॉट होना, इन तीनों ही केसेस में क्या तेल के छींटे पड़े, क्या तेल से छींटे निकले, या फिर ऑयल का कोई स्मेल आया या फिर कोई स्मोक आया? एंड आफ्टर डूइंग वन राउंड ऑफ एक्सपेरिमेंट यू मे थिंक ऑफ मोर क्वेश्चन। एक बार को आप ये एक्सपेरिमेंट कर लेंगे तो आपको ऐसे और भी सवाल दिखाई देंगे और भी क्वेश्चंस आप सोच पाएंगे इसके बारे में।
डू पूरीज पफ बेटर व्हेन मेड फ्रेश और फ्रॉम स्टोर्ड डो? ये भी एक फैक्टर है कि जो डो था, जो गूथा हुआ आटा था, अगर वो फ्रेशली गूथा जाए या फिर गूथ कर थोड़ी देर के लिए रखा हुआ था, इन दोनों ही केसेस में किससे बेटर पूरियां बनती हैं, है ना? What happens if I prick a hole in the पूरी before frying? क्या होगा अगर फ्राई करने से पहले मैं पूरी में एक होल कर दूं, एक छेद कर दूं, है ना? This is exactly how all scientific experiments, from simple to the most complicated, are done. ये एग्जैक्टली ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, चाहे सिंपल एक्सपेरिमेंट हो या फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेरिमेंट हो, इसी तरह सोचा और इसी तरह किया जाता है। दिस इज द आइडिया ऑफ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन। और ये है सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन का आइडिया, एक एक करके इन्वेस्टिगेट करने वाला आइडिया। And just so you know, even this simple everyday observation of puri swelling is not really completely understood by scientists today. आपकी जानकारी के लिए, ये जो बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट जिसे हमने अभी डिस्कस किया कि पूरी फूल रही है कि नहीं, इसे भी आज के साइंटिस्ट्स पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। और क्यों पूरी कभी फूलती कभी नहीं फूलती है, इसे 100% साइंटिफिकली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। So whether it is swelling of a puri or the shrinking bright part of the moon after Purnima, let your careful observations guide you along your exploration into the investigate world of science. Happy investigating. So चाहे ये पूरी का फूलना हो या फिर मून के ब्राइट पार्ट का, मून के चमकीले पार्ट का श्रिंक होना हो, कम होना हो, और ये कम पूर्णिमा के बाद होता है, ऐसे और भी जो दूसरे ऑब्जर्वेशन हैं आपके, लेट इट गाइड यू अलोंग योर एक्सप्लोरेशन। इन ऑब्जर्वेशंस को आपको गाइड करने दीजिए, जिससे आप साइंस के इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड को और एक्सप्लोर कर पाएं, और आपको इस एक्सप्लोरिंग जर्नी में, इस इन्वेस्टिगेट करने वाली जर्नी में, खोजबीन जांच पड़ताल करने वाली जर्नी में सफलता मिले, और आपकी इन्वेस्टिगेटिंग जर्नी काफ़ी सफल हो, बहुत हैप्पी हो, ऐसी हम कामना करते हैं। इसी के साथ खत्म होता है ये चैप्टर। मुझे उम्मीद है आपको यह चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे चैप्टर 2 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।